और अपने पिताजी को दवा देकर नींद में कागजों पर अंगूठे लगवा लिए। और अब नहीं, ये लो। चंपा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चंपा ने अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी को खींचा। राजू भी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा था। धीरे धीरे वो दलदल की पकड़ से बाहर निकल आया। ये कहानी नूरपुर गांव की है, जिसमें दो भाई मोहन और राजू अपने पिता रामलाल के साथ गांव की सबसे बड़ी और सुंदर सी हवेली में रहते थे। रामलाल की तबीयत उन दिनों बहुत खराब रहने लगी थी। उसे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। उस दिन उसने अपने बड़े बेटे मोहन को अपने पास बुलाया। पिताजी, अब कैसी तबीयत है आपकी? आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बेटा, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी रहता हूँ। अब मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच जायदाद को बांट दो। मोहन ने अपने पिता की बात सुनी तो वो दिल ही दिल में परेशान सा हो गया। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं? जायदाद तो सिर्फ मेरी है, क्योंकि सारा काम तो मैं करता हूँ। खेत को भी मैं देखता हूँ और बाकी सारे मामले भी मैंने ही संभाले होते हैं। राजू तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है, इसलिए हर एक चीज पर मेरा ही हक है। मैं चाहता हूँ कि तुम कागज मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारे नाम वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे मुंशी को भी बुला लो। पिताजी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप इस तरह की बातें मत करें। मेरा दिल आपकी बातें सुनकर परेशान हो रहा है। भगवान ने चाहा तो आपको कुछ भी नहीं होगा। हमारे साथ लंबी जिंदगी जिएंगे और जीवन की सारी खुशियां भी देखेंगे। बेटा, तुम्हारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, मगर मैं वसीयत करने के लिए मुंशी को अपने पास बुलाना चाहता हूँ। उसे मेरे पास बुलाकर ले आओ। मोहन उस वक्त कमरे से निकलकर बाहर आ गया। वो किसी कीमत पर भी मुंशी को घर में लेकर नहीं आ सकता था, क्योंकि वो चाहता था कि अकेले में पिताजी से सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। मुंशी बहुत ईमानदार आदमी था। अगर उसके सामने सारा मामला होता तो वो सच राजू को बता देता। मोहन खेतों की तरफ आया तो रामलाल ने अपने एक नौकर को अपने पास बुला लिया। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? मेरे मुंशी को बुला कर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। नौकर मुंशी को घर बुलाकर ले आया और जब मोहन वहां आया तो रामलाल सारी बात मुंशी को बता चुके थे। लो, मोहन भी आ गया। बेटा, मैंने सारी बात मुंशी जी को समझा दी है, किस तरह तुम दोनों में ये जायदाद बांटनी है। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे पिताजी को अकेले छोड़कर चला गया। मुझे अब और कोई गलती नहीं करना है। इन कागजों पर सिर्फ अपने लिए पिताजी के अंगूठे लगवाने हैं। मोहन ने बहाने से मुंशी जी से वे कागज ले लिए। उसने नए कागज बनवा लिए और अपने पिताजी को दवा देकर नींद में कागजों पर अंगूठे लगवा लिए। अब हो गया मेरा काम। अब ये मरते हैं तो मर जाएं, मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं। अब सारी जायदाद मेरे पास आ चुकी है और वह चंपा, अब वो भी मेरी ही हो जाएगी। मोहन मन ही मन में चंपा के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगा। चंपा उस गांव के मुखिया जी की बेटी थी, जो गांव में सब लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। मोहन को चंपा बहुत पसंद थी। वो ये बात भी जानता था कि चंपा राजू को पसंद करती है और वो हर कीमत पर राजू को रास्ते से हटाने के लिए तैयार था। उस वक्त राजू और चंपा गांव से दूर कुएं के पास बैठे बातें कर रहे थे। राजू, तुम कब तक मुझे यूँ शादी का वादा करके टालते रहोगे? कब तक मैं यूँ तुम्हारे नाम पर बैठी रहूंगी? कब तुम मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करोगे? चंपा, इस तरह से नाराज मत हुआ करो। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानती हो कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उनसे शादी की बात मैं कैसे कर सकता हूँ?
तुम भी ना राजू बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो। अरे जब अपने पिताजी से अपनी शादी की बात करोगे तो ये सुनकर वे भी बहुत खुश होंगे कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। देखना, खुशी से उनकी जिंदगी के दिन भी बढ़ जाएंगे। भगवान करे ऐसा हो जाए। ठीक है, मैं आज ही पिता और भैया से जाकर बात करता हूँ। राजू जब घर आया तो आते ही वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद उसके पास घर का नौकर रामू आया। छोटे मालिक, आपको बड़े मालिक कमरे में बुला रहे हैं। हाँ ठीक है रामू काका, आप चलो, मैं भी आता हूँ। वैसे भी मुझे पिताजी से आज बहुत जरूरी बात करनी है। राजू जब पिताजी के कमरे में आया तो वहाँ पर मोहन भी मौजूद था। कैसी तबीयत है पिताजी आपकी? तुम तो वैसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पिताजी की बहुत चिंता होती है। सारा सारा दिन तो घर के बाहर रहते हो। पिताजी की सेवा तो मैं करता हूँ और बाकी भी खेतों का काम और सारे मामले मैं ही संभालता हूँ। तुम्हें तो बस अपने दोस्त के साथ आवारा गर्दी करने से फुर्सत नहीं मिलती। राजू ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर रामलाल ने उसे खामोश करवा दिया। तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है राजू। अब तुम्हें जिंदगी को संजीदगी से लेना चाहिए। वैसे भी अब मैंने सोचा है कि तुम्हारे हिस्से के मामले तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कैसे मामले पिताजी? आप खुलकर कहें, क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले कि रामलाल कुछ बात कहता, मोहन बीच में बोल पड़ा। पिताजी, इन बातों के लिए बहुत वक्त पड़ा है, फिर कभी ये बातें हो जाएंगी। राजू, अभी तुम बाहर जाओ, मुझे पिताजी से अकेले में जमीनों के मामले में बात करनी है। राजू हैरान परेशान सा कमरे से निकलकर बाहर आ गया। आज मुझे तो पिताजी से चंपा के बारे में बात करनी थी, मगर मोहन भैया ने कमरे से ही क्यों निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह होते ही पिताजी से बात करूंगा इस बारे में। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों इस बात से इनकार नहीं करेंगे। राजू के जाने के बाद मोहन रामलाल से कहने लगा, अच्छा पिताजी, अब इन कागजों के बारे में बताएं। क्या ये मैं मुंशी के हवाले कर दूं? कौन से कागज बेटा? अरे पिताजी, ये जायदाद के कागज। रात ही तो आपने इन कागजों पर अंगूठे लगाकर सब कुछ मेरे नाम किया है। रात आपकी तबीयत ज्यादा खराब थी, शायद दवा लेने की वजह से आप रात वाली बात भूल गए। अच्छा परेशान मत हो, मैं खुद ही मुंशी जी के हवाले कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि सब कुछ इन्हीं कागजों के हिसाब से चलेगा। बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? मैंने रात किसी कागजों पर अंगूठे नहीं लगाए और ये सब कुछ मैं तुम्हारे अकेले नाम क्यों करूंगा? इसमें तुम्हारे भाई का भी हिस्सा है। माफ कीजिएगा पिताजी, मगर सच ये है कि राजू बहुत ही ज्यादा लापरवाह आदमी है। आप जानते हैं कि मैं राजू से कितना प्यार करता हूं, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता है। रात आपने ही तो मुझे यही कहा था कि जब तक राजू समझदार नहीं हो जाता तब तक सब कुछ मैं संभालूंगा, वरना वो तो सब कुछ इसी तरह उड़ा देगा। हमारे दादा की कमाई इसी आवारागर्दी में खत्म हो जाएगी। क्या आप ये बात बर्दाश्त कर लेंगे? मोहन इस तरह से क्यों कह रहा है? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे की नीयत में खोट है। रामलाल उस वक्त खामोश हो गया। अगले दिन उसने मुंशी को अपने पास बुलाया। जी मालिक, आपने मुझे अचानक बुलाया, क्या कोई खास बात थी? अभी कुछ देर पहले ही मोहन खेतों की तरफ निकला था तो रामलाल को मुंशी को बुलाने का मौका मिल गया। मुंशी जी, मुझे ऐसा लगता है मेरा बड़ा बेटा मुझे और छोटे बेटे को धोखा दे रहा है। मेरा छोटा बेटा जैसा भी है, मगर है तो मेरा ही खून। मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं देख सकता और आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। अरे मालिक, क्या हुआ है? आप मुझे बताएं तो सही, जो कुछ मुझसे होगा मैं करूंगा। मोहन ने अपने नौकर को खेतों पर जाते वक्त एक खास बात की ताकीद की थी। जाते जाते मोहन कहने लगा, अगर पिताजी मुंशी को अपने पास बुलाएं तो उसी वक्त आकर मुझे खबर दे देना। अगर तुमने ये मेरा काम नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक, आप चिंता ना करें, मैं उसी वक्त आपको खबर दे दूंगा। और अब मोहन को मुंशी के आने की खबर मिल गई, इसीलिए मोहन भी घर आ गया
और पिता के कमरे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जायदाद का असली कागज अपने पास संभाल कर रखो। इन कागजों में यह लिखा है कि सब कुछ दोनों बेटों के नाम में आधा आधा कर चुका हूं। ना किसी को ज्यादा हिस्सा दिया है, ना किसी को कम। और जब मैं मर जाऊं तो यह कागज मेरे दोनों बेटों के हवाले कर देना। इस तरह से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ना किसी पर कोई जुल्म होगा। अच्छा, तो ये बात है। पिताजी मेरे पीठ पीछे ये चाल चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो मेरी नीयत के बारे में जान गए हैं। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं भी अपने छोटे भाई के नाम कुछ भी होने नहीं दूंगा। हाँ, कुछ भी नहीं। सब मेरा होगा और इस तरह से फिर चंपा मेरी हो जाएगी। वो भला फिर एक खाली हाथ करीब से शादी क्यों करेगी? रामलाल ने कागज मुंशी को दिए। मुंशी वहां से चला गया। शाम हो गई थी। जैसे ही मुंशी जंगल में गया तो अचानक से मोहन ने उस पर हमला कर दिया। माफ कीजिएगा मुंशी जी, मगर मेरे पास आपकी जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह सारी जायदाद पाने के लिए और चंपा को पाने के लिए जो मुझसे हुआ मैं वो करूंगा। जो मेरे रास्ते आएगा उसे मैं इसी तरह हटा दूंगा। मोहन ने वो कागज उठाकर अपने कब्जे में कर लिए। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब कोई मुझसे ये सब छीन नहीं सकता। बस पिताजी के मरने की देर है। सब कुछ मेरे पास आ जाएगा और इस राजू को तो मैं धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। घर आकर मोहन अपने कमरे में सुकून से सो गया। उसने वे कागज भी छुपा दिए। अगले दिन सुबह सुबह रामू काका दौड़ते हुए रामलाल के कमरे में गए। क्या बात है रामू काका, आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? बड़े मालिक, गजब हो गया। किसी ने मुंशी जी का खून कर दिया। उनकी लाश जंगल में मिली है। पता नहीं कौन वो जालिम इंसान जिसने उनके सर पर पत्थर मारकर उन्हें मार दिया। क्या कह रहे हो रामू काका? ऐसा नहीं हो सकता। मुंशी की किसी के साथ क्या दुश्मनी है? कौन उनकी जान ले सकता है? यह तो भगवान ही जानता है, मगर जिसने किया है उसने बहुत बहुत गलत किया है। रामलाल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने मोहन को बुलाया। बेटा, मुंशी जी के पास मेरे कुछ कागज थे। तुम जाकर तलाश करो, वे कहीं खो ना गए हों। वे किसी दुश्मन के हाथ न लग जाएं, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पिताजी, आप चिंता ना करें। उन कागजों को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। मोहन वहां से चला गया। रामलाल बहुत उदास और परेशान था। जब मुंशी का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद भी रामलाल को कागजों के बारे में पता नहीं चला। पता नहीं वो कागज कहाँ गए। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अगर किसी ऐसे वैसे आदमी के हाथ लग गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। रामलाल इसी परेशानी में रहा और फिर एक दिन तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब उसके खांसने की आवाज सुनकर मोहन कमरे में आया। क्या बात है पिताजी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? आपने दवा नहीं ली? मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। रामलाल के दोनों बेटे ही उसके पास आकर बैठ गए। अपने पिता के साथ इधर उधर की बातें करने लगे, मगर रामलाल को लगातार खांसी होने लगी। फिर उसे उल्टी आई और फिर उसकी मौत हो गई। दोनों बेटे रोने लगे। भैया, हम अकेले रह गए। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। चिंता मत करो मेरे भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ख्याल रखूंगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर अपने घर वापस आ गए। राजू हर वक्त उदास और परेशान रहता।
और मोहन अपने कामों में लगा रहता। एक दिन मोहन कहने लगा, राजू, अब कल से तुम भी मेरे साथ खेतों में काम करने ले चलोगे। बात हो गई ऐश। अब मैं तुम्हें कोई और आवारागर्दी नहीं करने दूंगा। अगर इस घर में रहना है तो वैसे ही करना होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। राजू तो अपने भैया की बात सुनकर हैरान परेशान रह गया। भाई, आप मुझसे इस किस लहजे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, और मुझे तुम्हारे साथ शुरू से यही बर्ताव रखना चाहिए था। अब तुम घर के काम भी करोगे और खेतों के भी। मैंने रामू काका को घर से निकाल दिया है। अब उनकी जगह पर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। पिताजी के जाते ही आपने आंखें बदल ली। मैं इस घर का मालिक हूँ, नौकर नहीं जो ये काम करूंगा। अब तुम इस घर के नौकर हो, मालिक नहीं रहे। पिताजी ने ये घर जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मोहन अपने कमरे में गया और वहां से कागज निकाल कर ले आया। ये देखो कागज, पिताजी ने सब कुछ मेरे नाम किया है। वे जानते थे कि तुम लापरवाह हो, सब कुछ लापरवाही में उड़ा दोगे, इसलिए उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया। अब ज्यादा बातें मत करो, मैंने जो कहा है वैसा ही करो। ये सब सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर रसोई में आ गया। उसे तो कोई काम करना आता ही नहीं था। वो वापस बाहर आया। भैया, आप मुझ पर इतना जुल्म ना करें। ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं कि मैंने कभी उठकर पानी भी नहीं पिया। मैं खाना बनाने का काम कैसे कर सकता हूँ? आप रामू काका को वापस ले आए या फिर कोई नौकरानी रख लें। अब मैं तुम्हारी सलाह से घर के काम नहीं करने वाला। मैं एक तुम पे एहसान कर सकता हूँ कि तुम रसोई का काम मत करो, मगर हवेली की बाकी साफ सफाई का काम तुम ही करोगे। इसके साथ साथ खेतों में भी मैं खेतों के काम करने वाले मजदूरों को भी निकाल रहा हूँ। अगले दिन मोहन राजू को अपने साथ खेतों में लेकर गया। उससे अकेले ही खेतों में सारा काम करवाने लगा। पिताजी, आप इस दुनिया से क्या गए? मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। भैया ने मुझे मालिक से नौकर बना दिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जान दे दूं। काफी दिन तक राजू की चंपा से भी बात नहीं हुई थी। उस दिन वो खेतों में काम कर रहा था। उस वक्त मोहन घर था जब वहाँ पर चंपा आई। राजू, मैं तुमसे कब से बात करने का सोच रही हूँ, मगर तुमसे मुलाकात ही नहीं होती। तभी राजू की नज़र दूर से आते मोहन पर पड़ी। तुम अभी यहाँ से जाओ चंपा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो राजू? इतना घबराए हुए क्यों हो? चंपा, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। अभी भैया आ रहे हैं, उनके सामने मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि पिताजी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। इन दिनों अच्छे अच्छे घरों से मेरे लिए रिश्ते आए हैं। अगर पिताजी ने हाँ कर दी तो तुम इससे पहले ही अपने भाई को भेज दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चंपा। मैं कल तुमसे मिलता हूँ, कल हम बात करेंगे। चंपा वहाँ से चली गई। मोहन ने चंपा को जाते हुए देख लिया। अब इस राजू का मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। क्या करूं, सारी जायदाद भी मुझे मिल जाए और चंपा भी। कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और आंखों में दरिंदगी छिपी थी। उसने राजू को जोर से झकझोर कर जगाया। राजू जो पहले ही सहमा हुआ था, अपने भाई के बदले हुए तेवर देखकर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ भाई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं, चलो नाश्ता करो और फिर हमें निकलना है। आज बहुत सारा काम करना है। नाश्ता करने के बाद दोनों हवेली से बाहर निकले। इसी वक्त चंपा भी खेतों की तरफ आई। आज वो राजू से बात करने के लिए बहुत परेशान हो रही थी। बस ये मोहन भैया यहाँ से जाए तो राजू के अकेले होते ही उसके पास जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि अब मैं पिताजी को अपनी शादी करने से रोक नहीं पाऊंगी। राजू, आज तुम मेरे साथ जंगल की तरफ चलोगे। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वहाँ ऐसा कुछ है जो तुम्हें दिखाना है। भैया, हम इतनी दूर जंगल क्यों जा रहे हैं? जो भी बात है यहीं कह दो।
बस चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो। जितना कहा उतना करो। मुझसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे और मेरे मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। भैया, आपका लहजा कितना बदल गया है। आप तो हमेशा मुझसे प्यार से बातें करते थे, फिर अब ऐसा रूखापन क्यों? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? भूल तो पिताजी से हुई थी, जिसका दंड सबको भुगतना पड़ रहा है। तुम बस चलते रहो और अपनी ये जबान बंद करो। उन्हें जंगल में जाता देखकर चंपा भी छुपते हुए उनके पीछे पीछे जंगल में आने लगी। दोनों भाई चलते चलते जंगल के उस गहरे हिस्से में पहुंच गए जहां एक खौफनाक नदी बहती थी। इस नदी का पानी गहरा और मटमैला था और इसके किनारों पर दूर दूर तक काली दलदल फैली हुई थी। चंपा एक घने पेड़ के पीछे छिपकर ये सारा नजारा देख रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये जगह तो बहुत खतरनाक है। अगर गलती से पैर फिसल जाए और अगर इंसान इस नदी में गिर जाए तो बाप रे बाप, ये मैं क्या सोचने लगी। देख रहे हो ये नदी राजू? यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सका। ये मगरमच्छ कितने खतरनाक है। तुम जानते हो, इस नदी में दलदल है। जो भी इस दलदल में फंस जाता है तो वो नीचे ही नीचे जाता है, जिंदा बाहर वापस नहीं आता। भैया, आप ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। आपका चेहरा इतना भयानक क्यों लग रहा है? चलिए भैया, अब वापस चलते हैं। वापस? अब यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा राजू। आज तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर होने वाला है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा आखिरी समय आ गया है और ये नदी तुम्हारी कब्र बनेगी। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप तो मेरे बड़े भाई हैं। पिताजी के जाने के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप अपने ही बच्चे जैसे भाई को मारने की बात कैसे कर रहे हैं? बच्चा नहीं राजू, तू मेरे रास्ते का वो पत्थर है जिसे हटाए बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। जब तक तू जिंदा है ये जायदाद आदि तुम्हारी रहेगी और मैं ये दौलत, ये जमीन, ये हवेली किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। भैया, अगर आपको जायदाद चाहिए तो आप सब रख लें। मैं अभी इन कागजों पर अंगूठा लगा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भिखारी बनकर जी लूंगा, बस मुझे मत मारे। मेरे पास इस संसार में आपके सिवा कौन है? मुझे सिर्फ जायदाद ही नहीं चाहिए राजू, मुझे चंपा भी चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो मूर्ख तुम्हें पसंद करती है। जब तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे तो ये सारी दौलत भी मेरी होगी और चंपा भी मजबूरी में मेरी हो जाएगी। भैया, चंपा के लिए आप अपने भाई की जान लेंगे? प्रेम तो त्याग का नाम है, अधिकार का नहीं। मगर चंपा मुझे पसंद करती है तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप प्यार मांग कर देखे, छीन कर नहीं। मुझे ज्ञान मत दो राजू, ये सब बहुत समय से सुन रहा हूं। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुमने मेरे जीवन की हर खुशी में हिस्सा बटाया है और अब नहीं। ये लो। मोहन ने पूरी ताकत से राजू को धक्का दिया। राजू लड़खड़ाता हुआ सीधा नदी के उस हिस्से में जा गिरा जहां गहरी दलदल थी। मोहन वहीं खड़ा होकर जहरीली हंसी हंसने लगा। राजू की चीखें जंगल में गूंजने लगी, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय छिपी हुई चंपा के। अब तुम इससे कभी बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मैंने तुम्हें वहां फेंका है जहां खूनी दलदल है। तुम जितना हिलोगे उतना ही नीचे धंसते जाओगे और अगर ये दलदल ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो ये भूखे मगरमच्छ तुम्हारा मांस नोच लेंगे। अलविदा मेरे प्यारे भाई, अब मैं जाकर चंपा को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मोहन वहां से ठहाके लगाता हुआ हवेली की तरफ चल दिया। चंपा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे अपने प्यार को बचाना होगा। मैं इस तरह अपने प्यार को मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकती। क्या करूं, कैसे बचाऊं? उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसे एक पुराने पेड़ से लटकी हुई मजबूत रस्सी मिली। उसने बिना देर किए वो रस्सी खींची और नदी की तरफ दौड़ी। ये रस्सी पकड़ो, जल्दी करो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ राजू, वरना तुम नीचे चले जाओगे। राजू, घबराओ मत, हिम्मत रखो, मैं यहाँ हूँ।
चंपा, तुम यहाँ देखो। चंपा, मेरे अपने भाई ने मुझे मौत के कुएं में धकेल दिया। वो मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। राजू, अब बातें करने का समय नहीं है। बस इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जोर लगाओ राजू, भगवान हमारे साथ है। चंपा ने अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी को खींचा। राजू भी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा था। धीरे धीरे वो दलदल की पकड़ से बाहर निकल आया। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, वो जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका शरीर मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ था, मगर उसका मन अपने भाई के धोखे से ज्यादा घायल था। मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है चंपा? मैंने उसे भगवान माना था। उसके हर अन्याय को पिताजी की वसीयत समझकर स्वीकार किया, और उसने मुझे सिर्फ दौलत के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया। राजू, अब रोने का समय नहीं है, अब न्याय का समय है। तुम्हें अभी मेरे साथ मुखिया जी के पास चलना होगा। वे तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे और इस पापी को सजा देंगे। नहीं चंपा, अब उस हवेली में कभी वापस नहीं जाऊंगा। मेरा अपने भाई से मन टूट चुका है। जिस घर में अपनों का खून पिया जाए और जहां लालच की आग लगी हो, वहां मैं एक पल भी वहां मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए वो भाई अब मर चुका है। राजू, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, मेरे पिताजी तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। वे गांव के मुखिया हैं। वे तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे और उस जालिम को सबक सिखाएंगे। चंपा राजू को संभालते हुए अपने घर ले आई, जहां मुखिया जी बैठे थे। जब उन्होंने राजू की ये हालत देखी और चंपा की जुबानी सारी कहानी सुनी, तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने उसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मोहन को पकड़कर लाया जाए। मोहन ने इतना बड़ा पाप किया है। वो जायदाद के लिए अपने भाई की बलि चढ़ाने वाला था। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मेरे जीते जी कोई इतना बड़ा अधर्म नहीं कर सकता। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। थोड़ी ही देर में मोहन को मुखिया जी के सामने पेश किया गया। मोहन बड़े गुरूर से आ रहा था, मगर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े जिंदा राजू पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाने लगा। राजू, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों से नदी में धंसते देखा था। तुम भूत हो या इंसान? क्यों मोहन, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि पाप का घड़ा भर चुका है? तुमने जो अधर्म किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। तुमने अपने छोटे भाई के साथ विश्वासघात किया, उसकी सजा सिर्फ मौत है। मुखिया जी, मुझे इससे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या इनकी आंखों में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार बाकी है, मगर यहाँ तो सिर्फ बेकार का लालच है। राजू बेटे, तुम कहो तो मैं इस पापी से सारी जायदाद छीन कर अभी तुम्हारे हवाले कर दूं। ये हवेली, ये खेत, ये सब कुछ तुम्हारा होगा, और मैं इसे अभी इसी वक्त गांव के काला पानी भेज दूं या हमेशा के लिए निकाल दूं इस गांव से। नहीं मुखिया जी, मुझे इससे कोई बदला नहीं लेना, और नहीं मुझे इस जायदाद से अब कोई संबंध रखना है। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी गोद में खेला हूं। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ कुछ बुरा हो या वो जेल जाएं। इनका पाप है, इनकी सजा है। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच के अंधेरे में भटक गया था। मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई। हम माफी का समय निकल गया है भैया। आपने मुझे नदी में नहीं बल्कि अपने दिल से धक्का दिया था। मैं अब अपनी जिंदगी अलग गुजारूंगा। मुझे अब आपके साए में भी नहीं रहना, क्योंकि वहां दम घुटता है। राजू ने मुखिया जी से दरख्वास्त की कि उसे सुकून से जीने दिया जाए। कुछ दिनों बाद राजू और चंपा की शादी हो गई और वे दोनों गांव के एक दूर कोने में एक छोटा सा कच्चा घर बनाकर रहने लगे। वे दोनों दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करते और शाम को अपने छोटे से संसार में खुश रहते। दूसरी तरफ मोहन हवेली में अकेला रह गया, जहां दौलत तो थी मगर सुकून का नामो निशान नहीं था। आखिरकार एक दिन मोहन का प्यार जागा और वो पछतावे की आग में जलता हुआ राजू के दरवाजे पर पहुंचा। राजू मेरे भाई, हवेली चलते हैं। वो हवेली तुम्हारे बिना शमशान घाट लगती है। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, तुम बस वापस आ जाओ। नहीं भैया, अब वो मेरा घर नहीं। मैं यहाँ इस झोपड़ी में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी धोखे का डर नहीं है और मैं अपनी पत्नी के साथ एक सच्चा जीवन जी रहा हूँ।
मैं वहां वापस जाकर अपने इस सुख को खोना नहीं चाहता। राजू, तुम इस गरीबी में कैसे रहोगे? वहां ऐशो आराम है, नौकर चाकर है, रेशमी बिस्तर है, और यहाँ तो तुम्हारे पास पीने का साफ पानी भी मुश्किल से मिलता है। भैया, ऐशो आराम से मन की शांति नहीं खरीदी जाती। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, और जो औरत अपने पति से सच्चा प्यार करती है वो गरीबी में भी उसके साथ सूखी रोटी खाकर गुजारा कर सकती है। हमें आपके उन महलों की जरूरत नहीं जहां खून के रिश्ते सस्ते हो। मोहन जी, हमें आपकी इस दौलत की जरा भी ज़रूरत नहीं है जो अपने के खून से रंगी हो। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, मिट्टी से सोना उगाएंगे और एक दिन अपनी मेहनत से अपनी हवेली खड़ी करेंगे। हमारा वो घर प्यार की बुनियाद पर होगा, लालच की नहीं। भैया, अब आप यहाँ से चले जाएं। मेरा फैसला पक्का है। अब मेरा रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग। आप अपनी दौलत के साथ खुश रहें और मुझे गरीबी और प्यार के साथ जीने दें। मोहन शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाकर खामोशी से वहां से वापस आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने दौलत पाने के जुनून में सच्चा प्यार, सच्ची खुशी और अपना इकलौता भाई हमेशा के लिए खो दिया है। राजू और चंपा ने अपनी मेहनत जारी रखी और कुदरत का करिश्मा देखिए कि कुछ ही सालों में उनका छोटा सा घर एक खुशहाल ठिकाने में बदल गया, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।